दोस्तों प्रणाम। मैं गौतम कृष्ण, एक्स वीडियो पूर्व प्रत्याशी महिषी विधानसभा। बार बार तकनीकी कारण और नेटवर्क के डिस्टर्ब होने की वजह से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा हूं। बीच में ये कट रहा है, इसके लिए मैं अपने खेद व्यक्त करता हूं और आपसे पुनः अनुरोध करता और मेरी बात को आप एक बार सुने। मैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर के फेसबुक लाइव आया हूं और मुझे जो मन की कुछ बातें थी उनको आप सभी के बीच में साझा करना चाह रहा था, क्योंकि बीती रात जब महिषी विधानसभा के बहुत सारे कार्यक्रमों से अपनी हिस्सेदारी निभा करके मैं अपने घर गोढ़ियारी साहूगढ़ मधेपुरा अपने दो सहयोगियों के साथ वापस आ रहा था, रमेश कुमार और राकेश छोटू के साथ, तो घैलाड़ थाना के अंतर्गत जो कौन सा ये घैलाड़ थाना अंतर्गत बेलोखरी नहर के पास जो पुल है, उस पुल के पास अपराधियों के द्वारा जिस तरह से मुझे रोका गया, अपने दम पर वो जिस तरह से और फिर जिस तरह से घटना का अंदेशा हो रहा था, यह बहुत दुख लगा, बहुत दुख का एहसास हुआ और डर भी पैदा हुआ। डर भी मुझे लगा। तो इन्हीं संदर्भों में मैं आप सभी के सामने में फेसबुक लाइव आया ताकि अपने मन की बात को आप सभी के सामने में रखूं और वर्तमान व्यवस्था, समाज और युवाओं के संदर्भ में जो मेरे अंदर की दिल की भावना थी, उस चीज़ों को मैं सोचा क्यों नहीं आप सभी के बीच में यह रखूं, ताकि आपके सुझाव, मार्गदर्शन और बीती घटना के लिए जो जिम्मेवार है उनके संदर्भ में एक बेहतर कानूनी और उचित कदम उठाया जाए। शिद्दत से प्रणाम करके आप सभी के बीच में इस बात को रखना चाह रहा था। और सबसे पहले इस बात को मैं जिक्र कर लूं कि यह घटना किस तरह से घटी। मैंने पहले ही आप लोगों से व्यक्त किया कि बीती रात जब मैं बहुत सारे कार्यक्रमों से अपने हिस्सेदारी निभा करके वापस आ रहा था अपने दो सहयोगियों के माध्यम से, तो बेलोखरी नहर के पास जो घैलाड़ थाना अंतर्गत आता है, वहां दो मोटरसाइकिल से चार अपराधी हाथ में हथियार लिए हुए नहर पर मेरी गाड़ी के सामने से अपनी मोटरसाइकिल को लगाया और गाड़ी को रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन मेरे ड्राइवर रमेश जी के सूझबूझ से गाड़ी को हम लोग आगे निकाले, लेकिन हथियार ने वहां तक पीछा नहीं छोड़ा। वहां से लेकर चौक तक आगे का पीछा किया, चौक तक हम लोगों का पीछा किया, मीटर का दूरी पड़ता है वहां तक पीछा किया और फिर हम लोग आगे निकल गए। मैं आपको चाहता हूं ये कौन थे, ये अपराधी कौन थे जिनके हाथ में हथियार थे, जो चार की संख्या में थे, जिन्होंने मोटरसाइकिल बीच पुल पर आगे से लगाया, जो रात के 12 बजे थाना से महज कुछ ही दूर पर मुझे या किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए वहां बैठे हुए थे। मैं नहीं जानता हूं, इसका निर्णय तो समाज और सरकार और कानून के रखवाले पुलिस करेंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि अगर वह हथियारबंद अपराधी अगर बाइक लुटेरा होता
तो बाइक देख करके गाड़ी रुकवाता, उसका छीन झपट जो भी करता। अगर वह अपराधी किसी अन्य मकसद से वहां था, जो यह समझ रहा है कि यह 4 चक्के की गाड़ी है जो मैं सफारी डायकोर से आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में एक संदेह पैदा करता है कि आखिर ये अपराधी कौन है, इस अपराधी का अपराध करने का मकसद क्या था। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो अपराधी मेरी गाड़ी को 200 से 400 मीटर तक पीछा किया, गोली मारने की बात कर रहा था, और बहुत तेवर में, बहुत स्पीड से जिस तरह से गाड़ी को वो पीछे दौड़ाया, यह अपने आप में संदेह पैदा करता है। और सच कहूं तो मुझे रात की उस घटना के बाद मुझे सोचने पे विवश कर दिया है, क्या बिना सुरक्षा गार्ड लिए, बिना बाहुबल पैदा किए हुए, इंसानियत के साथ और प्रेम पूर्वक राजनीति करना आज के समाज में यह दुर्लभ हो गया है क्या? क्या बाहुबली, पैसे वाले या अन्य सुविधाओं से लेस व्यक्ति ही राजनीति करेंगे? मेरे जैसे युवा घर में पैदा हुआ है, अपनी मेहनत करके मैंने वीडियो तो बनाया, लेकिन वीडियो पद का रिजाइन करने के बाद मेरी स्थिति तो आज भी वही बनी हुई है। और आज भी मैं मोटरसाइकिल से ही अक्सर अपने क्षेत्र भ्रमण करता हूं, और मेरे साथ वही कभी 2 कभी 4 अपने सहयोगियों के साथ अपना क्षेत्र भ्रमण करता हूं। लेकिन जिस तरह से यह डर, किसी ने डर पैदा किया है, यह हत्या करने का एक डर जो मेरे अंदर पैदा किया, जिसके माध्यम से लगा कि वो मेरी हत्या कर, ताकि मैं डर जाऊं, ताकि मैं क्षेत्र छोड़ के भाग जाऊं, ताकि राजनीति छोड़ दूं। तो यही वजह से उन लोगों ने कोई साजिश जरूर रची है, इस बात का मुझे पूरा संदेह है। और मुझे लगता है यह संदेह में सच्चाई भी है कि कुछ लोग जो गलत मानसिकता वाले हैं, जो राजनीति को पेशा और बाहुबल का एक साधन मानता है, जो एक बड़ा बिजनेस मानता हो, जिनको लग रहा है कि गौतम कृष्ण जैसे युवा जब किसी भी क्षेत्र में जाग जाएगा तो शायद उन्हें दिक्कत होगी, शायद उनके पद प्रतिष्ठा पर, उनकी शोहरत पर, उनके इलाका पे जो वर्चस्व है उन पे कोई आंच आ जाए। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके मैं आप सभी जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम से मुझसे जुड़े हुए हैं, आपसे मैं विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज के दौर में एक गरीब का बेटा कैसे राजनीति करेगा, बड़ा प्रश्न है। जिनके पास न पैसा हो, न बड़े बाप का बेटा हो, जिनका ना बड़ा अप्रोच हो, तो जब युवाओं के पास, जो गरीब घर से आते हैं, उनके पास यह साधन और संसाधन उपलब्ध ना हो, तो इसका साफ मीनिंग होता है कि बड़े अपराधी, बड़े ठेकेदार, बड़े पैसे वाले, बड़े नाम और शोहरत वाले का बेटा ही राजनीति करेगा। गरीब के बच्चे को राजनीति करने का कोई हक नहीं है। अगर है तो उसे डराओ, उसे बीच रास्ते से हटा दो, उसे मार दो या उसका करियर बर्बाद कर दो, इस 2-4 मुकदमे 10 मुकदमे डाल दो या अन्य किसी कारणों से उन्हें उलझा दो। तो मैं फेसबुक लाइव से जुड़े हुए युवाओं को यही संदेश के तौर पे देना चाहता हूं। मैं अपनी बात को इस समाज के युवाओं को 2 तरह से संदेश देना चाहता हूं। युवा जो मेरे फेसबुक लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो चाहते हैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा से समाज में कुछ बेहतर करें, समाज की बुराई को मिटाएं, समाज में सामाजिकता और समाज सेवा के माध्यम से राजनीति करें, उनके लिए मैं
कुछ बात अलग तरीके से कह रहा हूँ, और वैसे युवाओं से भी एक संदेश देना चाहता हूँ जो समाज से भटके हुए हैं, नशा पान में लीन है, अपराध में या कारनामों में संलिप्त है, उसे मैं दूसरी तरह से कुछ कहना चाहता हूँ। तो आप दोनों युवाओं से मैं विनम्रता पूर्वक दो शब्द रखना चाहता हूँ। कृपया करके आप एक बार जरूर सुने। जो राजनीति को एक धर्म, जैसे योगेंद्र प्रसाद जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो भारत के जाने माने हस्ती हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति आज का युग धर्म है। मैं भी कहता हूं राजनीति, क्योंकि अगर हम राजनीति नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीति को गलत समझते हैं। हम राजनीति नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर या वैसे युवाओं के अंदर कुछ अन्य बातें हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर युवा राजनीति में नहीं आते हैं तो इसका खामियाजा सरकार को है, लेकिन इससे बड़ा घाटा एक समाज को उठाना पड़ता है। क्योंकि गलत व्यक्ति जब चुनाव जीत करके आते हैं और जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे देश में संचालित है, जिसका मैं पिछले दिनों जब फेसबुक लाइव का तो ऐसे अपराधी, गलत तरीके के आदमी ये हमारे लिए कानून का बड़ा हित होता है। तो मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब आप राजनीति नहीं करेंगे तो अवश्य ही आपके बदले में कोई और राजनीति करेगा, और जब आप ईमानदारी पूर्वक निष्ठावान तरीके से समाज सेवा और राजनीति नहीं करेंगे तो अवश्य ही यह स्थान भरने के लिए अपराधी, बाहुबली, पैसा खर्च करने वाले लोग आएंगे। और जो आदमी पैसा, बाहुबल या अन्य गतिविधियों से संलिप्त होकर के राजनीति में आएंगे वो समाज के लिए नहीं, वो अपने लिए राजनीति करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, युवा भाइयों से कहूंगा कि आप राजनीति करें, अवश्य करें। अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। और एक बहुत बेहतर एक सेंटेंस कहा गया है, कथन कहा गया है कि राजनीति नहीं कर, चाणक्य आचार्य चाणक्य साहब ने कहा है कि हमें राजनीति नहीं करने का सबसे बड़ा खामियाजा ये होता है कि अयोग्य व्यक्ति द्वारा हम शासित होते हैं। जब हम राजनीति नहीं करेंगे, जो अपने हितों के लिए राजनीति कर रहा है, तो हम उनसे जरूर कहेंगे कि आप राजनीति अवश्य करें और राजनीति को पवित्रता के साथ करें, क्योंकि राजनीति आज का युग धर्म है। राजनीति हमारा पेशा नहीं हो सकता है, राजनीति हमारा शौक नहीं हो सकता है, राजनीति हमारा बेरोजगारी दूर करने का साधन नहीं हो सकता है, राजनीति हमारे अन्य चीजों और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकता है। राजनीति आज का युग धर्म है और युवाओं को राजनीति करनी चाहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन राजनीति आप करते हैं तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि इसके द्वारा आप समाज को और देश को एक नया दिशा देते हैं और आप अपनी प्रतिभा के बदौलत समाज को एक व्यवस्थित तरीके से स्थापित करते हैं। तो इसलिए युवाओं को राजनीति करनी चाहिए। और दूसरा, मैं अपना अनुरोध और विनम्रता पूर्वक अपना हाथ जोड़ करके दो शब्द उनके लिए कहना चाहता हूं जो युवा न पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई भी किए हैं तो वो डिग्री के संदर्भ में किए हैं या अच्छी तरीके से किए हैं, फिर भी अगर गलत संसर्ग में आकर के नशा पान का आदी हो गए हैं, गलत तरीके से वो किसी चंगुल में फंस गए हैं, आपराधिक गिरोह में शामिल हो गए हैं या राह भटक गया है उनका, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप समाज की मुख्यधारा में आए। मुख्यधारा का मतलब यही है कि आप समाज के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और आपके गांव और समाज का नाम बदनाम ना हो। तो आप जब आपके काम अच्छे होंगे, समाज हित में होंगे, तो इसका मतलब है कि आप समाज की मुख्य धारा में रह करके अपनी बात का निर्वहन कर रहे हैं, कार्यों का निर्वहन। तो मैं कह रहा हूँ, बीती रात जो घटना घटी, या जो मैं तो ये कहता हूँ मेरी हत्या का बिल्कुल यह साजिश था। जो
रमेश जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी सूझबूझ काबिले तारीफ रही, छोटू जी का साहस काबिले तारीफ रहा, और मैं वैसे के लिए भी मैं अपने धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य गार्जियन दूर रह करके भी मेरे जैसे अदना आदमी को एक बेटा समझ करके आशीर्वाद देते हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं सुरक्षित रहा या स्वस्थ हूं, यह मैं अन्य कुछ नहीं कह सकता हूं। बस विनम्रता पूर्वक अपना हाथ जोड़ता हूं। रात की जब घटना घटी तो इसके तत्काल बाद मैंने 11:55 की यह घटना है। मैं 12:05 में घेलाड़ थाना को फोन किया। दुर्भाग्यवश कई बार फोन करने के बावजूद भी घेलाड़ थाना जब फोन रिसीव नहीं किए, तब इसके बाद मैंने मधेपुरा थाना को कॉल किया। मधेपुरा थाना के जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने कॉल रिसीव किए और मैंने घटना के संदर्भ की सारी जानकारी लगभग 12:30 बजे के आसपास मधेपुरा थाना को मैंने दे दिया। फिर आज दिन में मैं मधेपुरा के एसपी साहब से मैंने बात की और घटना की विस्तृत जानकारी उनको मैंने सुनाया, उनको दी, और एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार ही मैंने एक आवेदन भेलाड़ थाना को दिया। ये आवेदन को आप भी देख सकते हैं फेसबुक, ये आवेदन है जो रिसीविंग मुझे मिला है। ये आवेदन आप देख सकते हैं और प्रतिलिपि के रूप में मैंने डीजीपी बिहार, आईजी साहब, एसपी मधेपुरा, एसपी साहब सहरसा, डीएम साहब मधेपुरा और डीएम साहब सहरसा को मैंने यह प्रतिलिपि के रूप में ईमेल के माध्यम से भेज दिया और सभी पत्रकार भाइयों को और चैनल के माध्यम से अन्य संवाददाताओं को यह सारी जानकारी मैंने उन्हें उपलब्ध कराया कि जिस तरह से अपराधियों का मनोबल आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अगर इस मनोबल को अगर तोड़ा नहीं गया, कानून व्यवस्था का राज नहीं होगा। जब कानून व्यवस्था का राज नहीं होगा तो भय और आतंक का माहौल में, जिस तरह से कोरोना हमें पिछले कुछ दिनों से कोरोना के भय और माहौल में हम लोग जिए और कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति एक संदेह पैदा कर रहा है। रोज दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही है, यह निश्चित रूप से अन्य व्यक्ति की तरह मुझे भी अपने अंदर पैदा किया है। मैं भी डर गया और सच कहूं तो घर वाले आज परेशान हैं। वो मेरी जान की सुरक्षा को लेकर के और मेरे सहयोगी और खास करके पीपुल्स पावर के जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं, उनका तो मैं दोनों हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक आपके बारे में कुछ कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा और आपका सहयोग काबिले तारीफ है। आप लोगों ने जो सहयोग और प्रेम दिया है, पीपुल्स पावर के जितने भी युवा हैं, वो बिहार के किसी भी जिला में हो और महसी विधानसभा के जो भी हैं, आप सभी अपने जो सहयोग और आपने भरोसा, प्रेम आपने दिया है, वह काबिले तारीफ है। सुबह से लगातार फोन कॉल जिस तरह से आ रहे हैं और लगभग 200-300 युवा आज जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों से आकर के घटना की जानकारी मुझसे लिए, जिस तरह से मुझे सहयोग देने की बात कहे, इसका मैं जिक्र करना यहाँ शब्दों में अपने आप को कम पा रहा हूँ। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि बिहार की कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। इस पे मैं अनुरोध करूंगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि आप कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए आवश्यक कदम उठाएं और डीजीपी साहब बिहार से भी मैं अनुरोध करूंगा। मेरे फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से मैं डीजीपी बिहार से मैं अनुरोध करूंगा श्री गुप्तेश्वर पांडे जी से कि आप कृपया करके इस घटना का संज्ञान मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से लें और पूरा विस्तृत जानकारी आप उपलब्ध करवा लें यहाँ से कि उनको मेल भी कर दिया और आपको मेल भी किया गया है, इसलिए आप इसका संज्ञान लें और यहाँ की कानून व्यवस्था का समीक्षा करें
और जो बीती रात घटना घटी है, जो जो घटना आज मैं अहिंसा पे चलने वाला देश है। भारत हजारों साल से अपनी संस्कृति, अपना धरोहर और शांति पूर्वक जीवन शैली में विश्वास रखा है। महात्मा बुद्ध से लेकर के महात्मा गांधी तक यह देश शांति का संदेश दिया है। और जब जब भी किसी ने इसे अशांत करने की कोशिश की है, भारत देश का युवा, यहाँ की बड़े बुजुर्ग, यहाँ की माँ बहनों ने मिलकर के इसका जवाब दिया है और यह साबित किया है कि भारत कभी भी अशांत नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस शांति में सबसे बड़ा सहयोग युवाओं का। आप देखें कि मेरे पास क्या है। मैंने 14-15 साल की मेहनत करी। मेहनत के बाद 2008 के 11 नवंबर को मैं अपने घर मधेपुरा से पटना पढ़ने के लिए और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गया। 2002 से लेकर के 2013 तक यह 53वीं से 55वीं बीपीएससी को क्वालिफाई किया और पढ़ाई का सारा खर्च मेरे मामा मामी ने वहन किया। मेरे पिताजी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई का सारा खर्च मेरे मामा मामी आदरणीय श्री जयकांत बाबू और मामी श्रीमती गीता देवी ने सारा खर्च उठाया। अब आप खुद सोचें कि जिस एक युवा के पास उसके पिताजी पढ़ाने के लायक अपनी क्षमता भी न हो, ऐसे युवा पढ़ करके जब ईमानदारी पूर्वक मैंने काम करना शुरू किया तो बहुत सारी अड़चनें आई और जो मेरा संस्कार था, जो इरादा था, जो नेक नियति थी, जो बचपन से पढ़ा, ईमानदारी दुनिया की सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सुनते सुनते जवान हुआ और वही पॉलिसी अपने युवा होने के बाद और पद पे आने के बाद मैं भूल नहीं सकता था। अंजाम आपके सामने है। मैंने अपना पद गंवाया, रिजाइन किया और फिर रोड पे आ गया। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जीरो बैलेंस का आदमी हूँ। आज राजनीति भी करता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस शरीर के। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, या जो व्यक्ति मेरे विरुद्ध अगर कोई साजिश रचते भी होंगे तो मुझे मारने से पहले और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने से पहले सोचें कि मैंने इस समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। अगर आप मुझे गोली भी मार देंगे तो मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। गोली की आखिरी सांस तक या अपने जीवन की आखिरी सांस तक अपने ही इरादा से चलूंगा, अपने ही सच्चाई और ईमानदारी से काम करूंगा। भले ही आपकी गोली मुझे मौत दे या विकलांग करे या अपाहिज करे या जो करे, लेकिन मैं कहता हूं कि जिन सिद्धांतों को लेकर के मैं आगे बढ़ा हूं उसमें समझौता नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने राजनीति कोई शौक या पैसा के तौर पे नहीं अपनाया है। मैंने सिद्धांत के तौर पे अपनाया है, समाज सेवा के तौर पे अपनाया हूं। इसलिए आपको अगर कभी लगता हो किसी को कि गौतम कृष्ण को रास्ते से हटा करके आप अपनी राजनीति बेहतर कर सकते हैं तो आप कीजिए। बेशक आप गोली से हमें मार दीजिए, लेकिन जीते जी मैं अपना सिद्धांत नहीं बदलूंगा और गरीबी में रह करके कुछ शौक भी नहीं बचा है जिंदगी में और बहुत कुछ इरादा नहीं हो। मेरे लिए जीत भी वही मायने रखता है, मेरे लिए हार भी वही मायने रखता है। लेकिन अगर जीत गया तो कार्य करने की एक बड़ी जिम्मेवारी आएगी सर के ऊपर और इस माध्यम से हजारों और लाखों युवाओं से लेकर के गरीब जनताओं के लिए कुछ न कुछ जरूर अवश्य बेहतर करने का प्रयास किया हूं हमेशा और करता रहूंगा। यह विश्वास तो मैं आपको अपने वीडियो में रहते हुए दिलाया है। और आज अगर महसी विधानसभा के बड़े बुजुर्ग, दोस्त, सहयोगी के माध्यम से अगर मुझे यह अवसर मिलता है तो पुनः वही तरीके से काम करूंगा जिस तरीके से मैं वीडियो में रहते हुए काम किया था।
ईमानदार ही एक अच्छी नीति होगी। गरीबों को सबसे पहले सामने बैठाऊंगा, गरीबों के लिए सबसे पहले काम करूंगा, चाहे मेरे निकटस्थ सहयोगी साथ रहने वाले व्यक्ति ही क्यों ना आए, लेकिन एक गरीब, बड़े बुजुर्ग, लाचार अगर मेरे सामने आएंगे, बेसहारा, पहले योग दूंगा, उनके लिए काम करूंगा, क्योंकि यह मेरे जिंदगी का सौभाग्य ही नहीं, मेरे जिंदगी का सिद्धांत भी है। क्योंकि गरीब व्यक्ति लाचार होता है, उम्र दराज व्यक्ति लाचार होता है, माँ बहन अशिक्षित लाचार होती है, और अगर आप उसे सहयोग, समर्थन और विश्वास नहीं देते हैं, प्रेम नहीं देते हैं, और अपने पद पे रहते हुए उसे सहयोग नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है यह एक अपराध जैसा होता है। इसलिए अगर जो व्यक्ति फेसबुक लाइव कार्यक्रम मेरा देख रहे होंगे, आप एक बार विचार करें, जब मैं नौहट्टा का वीडियो था, उस वक्त भी मैंने यही सिद्धांत अपनाया। अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में सबसे पहले गरीबों को जगह देता था, सबसे पहले कुर्सी उनको मुहैया कराता था, सबसे पहले उनका हालचाल लेता था, और जितना हो सके प्रेम से उनके काम को मैंने करने का प्रयास किया, और जितना मेरे पद के माध्यम से, उस ऑफिस के माध्यम से उनका सहयोग हो सकता था, वह सहयोग करने का मैंने प्रयास किया। मुझे लगता है कि आज तक यानी कि वीडियो के रूप में मैंने 14 महीना का काम किया, और 1 साल की जो मैंने अपने सिद्धांत से और अपनी नैतिकता से कभी समझौता नहीं किया, चाहे जिस तरह की विकट परिस्थिति आए। कुछ लोग बड़ी संदेह पैदा करते हैं, या कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि बीडीओ साहब को इतनी जल्दी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ आदमी यह क्वेश्चन कि राजनीति में आकर के गलत कर दिए, कुछ आदमी माँ बाप के लिए भी काम करना चाहिए था, कुछ आदमी कहते हैं कि बीडीओ साहब राजनीति में आकर के आप सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो में रह करके भी आप सेवा कर सकते थे। कुछ आदमी कहेंगे कि आपने अपने माँ बाप को धोखा दिया, क्षेत्र की जनता को धोखा देंगे। कुछ आदमी कहेंगे कि बहुत बेवकूफ थे गौतम कृष्ण जी, जिन्होंने वीडियो जैसे पद को छोड़ दिया। कुछ आदमी कहते हैं कि बहुत पैसा का घोटाला कर लिए थे, इसलिए इन्होंने पद को रिजाइन कर दिया। ना जाने कितने प्रश्न मेरे सामने खड़े हुए, और मैंने उन प्रश्नों का जवाब शब्दों में नहीं, अपने व्यक्तित्व और कार्यों के माध्यम से हमेशा देने का प्रयास किया हूं, और आज भी प्रयास कर रहा हूं कि मैं शब्द के द्वारा आपको उत्तर नहीं देना चाहता हूं, वक्त, परिस्थिति और कार्यों के माध्यम से आपको आपके अंदर की जो जितने सारे प्रश्न हैं मेरे पर जरूर कहेंगे। निर्णय सही और नेक इरादा के साथ, नैतिकता के साथ था। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से कि राजनीति मेरा शौक, पैसा और बेरोजगारी दूर करने का साधन नहीं है। अगर राजनीति मेरा शौक और पैसा ही होता तो 14 साल 15 साल की पढ़ाई लिखाई और मेहनत की क्या जरूरत थी। वैसे ही युवाओं के तौर पर राजनीति कर सकता था, वैसे ही अपना भागीदारी पार्टियों के बीच निभा सकता था। लेकिन 14 साल 15 साल की तैयारी, कठिन तैयारी के बाद, 14 महीना की नौकरी के बाद भी अगर रिजाइन मुझे करना पड़ गया, तो एक बार आप भी सोचें कि आखिर क्या वजह था। इस 14 महीना के अंदर 2 बार मेरा सेवा वापसी हुआ। गौर करेंगे, 3 केस हुआ मेरे ऊपर। हालांकि अभी तो 8 केस हो चुका है मेरे ऊपर, लेकिन उस समय तक 3 केस हुआ था। उस 14 महीना की वीडियो के कार्यकाल के दौरान 3 केस हुआ, 2 बार सेवा, प्रपत्र क की कार्रवाई 6 महीना साल भर की प्रक्रिया होती है।
कितनों कम। तो 6 मंथ से पहले यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूँ, यह कैसा हमारा बिहार राज्य का कानून व्यवस्था और किस तरह का अफसरशाही है और किस तरह से भ्रष्टाचार और नेताओं की गठबंधन है, इसका आप देख सकते हैं कि मात्र एक दिन में ये सारी प्रक्रिया, क्योंकि मैं सब आप बताएंगे जहां मैंने काम किया है वहां की माँ बहन, बड़े बुजुर्ग और गार्जियन, सहयोगी लोग मुझे बताएंगे, क्या मैं भ्रष्ट वीडियो था, मैंने क्या अपराध किया था, क्या मैं बहुत कामचोर था, क्या मैं सक्षम पदाधिकारी नहीं था, क्या मुझसे जनता खुश नहीं था, क्या मैं अपनी योजनाओं को धरातल या आधार नहीं दिया। जब सारा कार्य किया तो आखिर किन वजहों से प्रपत्र को भरा गया? निसंदेह कुछ जो नेतागिरी के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं था। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे थे। वो अपने आकाओं के माध्यम से अपने एमएलए साहब, एमपी साहब और मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब की पीछे पर गए। उन्होंने मेरे ऊपर 8 मुद्दे पे प्रपत्र को भरा। तो कुछ लोग कहेंगे प्रपत्र को क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे प्रपत्र को की कार्रवाई को आप झेल लेते, नौकरी से रिजाइन नहीं करते। मैं कहता हूं, सिर्फ 2 बात कहता हूं, मैं कितना अपने समझौता करता, कितना मैं गिरगिराता उनके पैर पकड़ के, कितना अपने अंतरात्मा को मारता, इन सारे सोचने को विवश किया। जब मेरी सेवा वापसी हो गई, प्रपत्र क का गठन हो गया, तो मैंने इसलिए का मन नहीं बनाया कि मैं राजनीति में आ जाता हूं और बड़ा पैसा कमाऊंगा, बड़ा शोहरत होगी, बड़ा नाम कमाऊंगा, बल्कि मैंने से लड़ करके एक बार अपने आप को साबित कर कि युवा और जब ईमानदारी पूर्वक काम करता है तो आप उसको पुरस्कृत नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। जब ईमानदारी पूर्वक काम करता है तो उसको सहयोग जरूर कीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, उसको काम करने दीजिए। आप जब को जो व्यवस्था का अंग बन चुका है, पिछले मुझे लगता है 2 दिन पहले यूपी के एक एसडीएम, पीसीएस अधिकारी खुदकुशी, दोस्त जो आदमी 10 साल 15 साल की कठिन तैयारी करता है वो खुदकुशी कर सकता है। इसका मतलब आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कितना भ्रष्ट व्यवस्था। कुछ दिन पहले राजस्थान में एक डीएम मैडम ने अपना पद छोड़ दिया। क्या आप लगाएंगे जो ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, आखिर उसको पद छोड़ना क्यों पड़ गया? आप उसे अशोक खेमका साहब का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लगभग अभी तक। क्या बताऊं, इस व्यवस्था में आप ईमानदार हैं तो अपराध है। इस व्यवस्था में अगर आप भ्रष्ट हैं तो लोगों को प्यारा लगता है कि लूटते जाइए, ऊपर माल पहुंचाते जाइए। क्या दोस्त, ईमानदारी हमारे लिए अब जुमला का शब्द बन गया क्या? कर्मठता हमारे लिए क्या जुमला का शब्द बन गया है क्या? और वैचारिक सैद्धांतिक होना गुनाह हो गया है क्या? अगर ईमानदार और भ्रष्टाचार गलत है तो मैं कहता गुनाहगार हूं। अगर लगता है कि मैं इन चीजों को अपना करके गुनाहगार नहीं हूं तो आप जरूर मेरा साथ दें। महिषी विधानसभा 2015 में भी अपना मैंने था, वह निश्चित कम समय में बहुत आशीर्वाद मिला, मुझे एक सम्मानजनक मत मिला। आज पुनः समय अपने समय चक्र की आज पुनः दो है। मेरे पास न कोई धन है, न कोई बल है, न कोई सुरक्षा है, न कोई बड़ा अप्रोच है, पहुंच है, न कोई पैरवी का कोई संसाधन है, न कोई बड़े बाप के बेटा होने का मुझे कोई अवसर मिला। तो इसलिए
मैं आप सभी युवाओं से खासतौर पर माँ बहनों से एक अपील करता हूँ, अगर लगता हो डॉक्टर गौतम कृष्ण अपना काम सच्चाई से किया था और आपको यह उम्मीद हो कि यह आगे भी सच्चाई से काम, हमें अपना सहयोग, आशीर्वाद और प्यार दें और आप हमें काम करने का मौका दें। मैं जरूर आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा कभी भी बेकार नहीं जाएगा। पे मैं खड़ा रहने का हर संभव प्रयास करूंगा। आपके द्वारा दिया हुआ निर्देश, आपके द्वारा दिया हुआ कमेंट, आपके द्वारा दिया हुआ सुझाव को मैं जरूर अमल करूंगा। तो मैं पुनः उन सभी बातों को रखते हुए फेसबुक लाइव कार्यक्रम के अंत में यही बात कहना चाहता हूं कि गिरती हुई कानून व्यवस्था पर माननीय मुख्यमंत्री साहब, एसपी साहब करें और मेरे विरुद्ध अगर हत्या की साजिश थी तो उनको भी जांचने परखने का काम करें। आप अपने स्तर से इस घटना का संज्ञान लें, आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा। फिर मैसी विधानसभा चुनाव पीपुल्स पावर के कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों नौहट्टा के दुर्गा स्थान में हजारों युवाओं ने जिस तरह से प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद दिए वह काबिल तारीफ है। आभार व्यक्त करता हूं। आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों में आपके लिए मैं 2 शब्द कह सकूं। आप हमारे लिए ईश्वर तो नहीं, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है। आप पीपुल्स पावर का हर बंदा अपने आप में पीपुल्स पावर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को पीपुल्स पावर कहें, क्योंकि यहाँ कोई पीपुल्स पावर, कोई सुप्रीमो कल्चर नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को पीपुल्स पावर कह सकता है जो ईमानदार है, जो युवा है, जो समाज हित में काम करना चाहता है, जो बड़े बुजुर्गों का प्यार और सहयोग करना चाहते हैं, जो समाज के लिए बेहतर हित करते हैं, जो माँ बहनों का इज्जत करते हैं, जो भ्रष्टाचार से दूर है, जो नशापान से दूर है, जिनमें वैचारिकता है, जो आत्मबल से लवारेज है। ऐसे हर युवा को मैं पीपुल्स पावर मानता हूँ। चाहे आपकी संबद्धता किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर सच्चे हैं, ईमानदार हैं, बेहतर हैं, समाज हित में काम करना चाहते हैं, मानवता आपकी पहुंच है, तो आप पीपुल्स पावर हैं। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, यह भी कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप किसी भी पार्टी से जुड़े हैं और आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो आप पीपुल्स पावर हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पीपुल्स पावर एक वैचारिक और सामाजिक मंच है। यहाँ हर युवाओं का स्वागत है। फेसबुक लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको कोई भी आप हमें सहयोग करें और समाज को बदलने के लिए, समाज की बेहतर विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे आना ही होगा। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो कल जरूर हमें पछतावा होगा कि शायद जब मौका था, यह मौका हम लोगों ने गंवाया। तो मैं महसी विधानसभा उन को, गार्जियनों को, माँ बहनों को कहूंगा कि आपके बेटा के रूप में मैं आपके समक्ष पुनः महसी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहा हूं। आप हमें आशीर्वाद दें, आप हमें अपना प्यार दें। अभी एक प्रश्न आया है हमारे एक किसी दर्शक भाई का, क्या आप आरजेडी से टिकट लेना चाह रहे हैं या आरजेडी से जुड़ना चाहते हैं? तो मैं उनसे बेझिझक स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि राजद से अपनी उम्मीदवारी का मैंने भरपूर कोशिश किया है और कर रहा हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी तक मेरी संदेश गई हुई है कि मैं महसी विधानसभा से अपना भाग आजमाना चाह रहा हूं आपके टिकट के माध्यम से। आप हमें अपना आशीर्वाद दें। माननीय प्रतिपक्ष नेता श्री यादव जी से भी मैंने कई बार मिला हूं और उनसे भी बेहतर आश्वासन मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि महसी विधानसभा से चुनाव लड़ने का, राजद के टिकट से चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिलेगा।
मुझे पूरा भरोसा है और मैं जिस तरह से आश्वासन पाया हूँ, मुझे कहीं से कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सहयोगियों के माध्यम से लगातार कार्य कर रहा हूँ। मुझे इस बात का खुशी है कि यहाँ के युवाओं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बराबर मिल रहा है। सबसे पहले जिस तरह से महिषी विधानसभा की 39 पंचायतों का जो 3 भागों में प्रखंड के नाते यह बटा हुआ क्षेत्र है, एक 70 कटैया, जहाँ सबसे पहले हम लोगों ने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन किया, बैठक किया अन्य मानकों को ध्यान में रख करके। उसके बाद नोहट्टा में अपना बेहतर हजारों युवाओं का जो जिस तरह से कार्यकर्ता बैठक किया। उसके बाद अब महिषी प्रखंड के जो 11 पंचायत है जो महिषी विधानसभा के अंतर्गत आता है, उनको लेकर के यह रविवार जो अब रविवार आ रहा है, इस रविवार को छोड़ करके अगले रविवार मैं अपने वरिष्ठ सहयोगियों से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे। तो इस रविवार को जो भी विधानसभा प्रखंड अंतर्गत बलुहा पुल की रखी जाएगी, जिसमें आप सभी युवा और महिषी विधानसभा से जुड़े हुए मेरे शुभचिंतक कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा, जो 70 कटैया नोहट्टा के बैठक में हिस्से नहीं ले पाए, आप महिषी प्रखंड अंतर्गत जो बैठक रखी जाएगी 19 तारीख को संभवतः होने की पूरी उम्मीद रहेगी, आप उसमें आए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और महिषी विधानसभा, जिसको मैं बार बार कहता हूं, यह महिषी नहीं, यह मेरे लिए चंपारण है, क्योंकि मैंने अपने सिद्धांत की लड़ाई भाग से शुरू किया है। यह मेरे लिए जिंदगी का बड़ा अहमियत रखता है। मैं चाहता हूं कि आप हमें अपना आशीर्वाद बैठक के माध्यम से दें। मैं इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को अब अंतिम रूप में यही कहूंगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले बस आखिरी बात और अपने दिल की बात यही रखना चाहता हूं कि जब इस तरह से हौसला बुलंद हो जाएगा, तो मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ता और आप मेरी मिले डीजीपी साहब, एसपी साहब, और हर चीजों को देख करके उचित कानूनी कार्रवाई करें, ताकि मैं भी भय मुक्त होकर के अपना समाज सेवा और राजनीति में जो अपना भूमिका अदा कर रहा हूं उसका निर्वहन करते रहूं। अगर आप इन चीजों पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मेरा धन्यवाद आपके लिए भी होगा। इसी के साथ मैं अपना फेसबुक लाइव कार्यक्रम को अंत करता हूं, लेकिन इससे पहले इन सारे तकनीकी और सहयोग करने के लिए मैं डॉक्टर पंकज चाचा, आशीष कुमार, राकेश कुमार छोटू, राजा जी, सरोज कुमार, इंजीनियर लड्डू को मैं विशेष रूप से धन्यवाद, विवेक, छोटे भाई विवेक को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी के तकनीकी और सहयोग करने की वजह से फेसबुक लाइव कार्यक्रम आप लोगों के सामने आ पाया। अगर मुझसे कोई गलती या भावावेश में कोई बात गलत बोला हूं तो मुझे भी माफ करेंगे, लेकिन एक बार अवश्य हमें अपना आशीर्वाद दें। आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, किसी भी क्षेत्र से हो, महिषी विधानसभा की किसी भी क्षेत्र से हो, आपसे मेरी बातचीत हुई भी हो या नहीं भी हो, अगर किसी भी माध्यम से आपको मेरे बारे में कुछ भी जानकारी मिली हो, तो मैं चाहूँगा आप अपने बेटा और भाई के रूप में हमें आशीर्वाद दें। और निस्संदेह आपका आशीर्वाद जो मिलेगा, हम उसका कभी न कभी आपके लिए जरूर यह गौर करने पे विवश करेंगे, या गौर करने के लिए आपको यह कहेंगे, और विश्वास आपका कहीं गलत नहीं होगा, इसका मैं सदैव ध्यान रखूंगा। आपके को शुभ रात्रि।
और आप सभी से मैं चाहूँगा कि जो उन संदर्भों में भी आप देखें कि मेरे जैसे अदना आदमी को मार करके, मेरे विरुद्ध साजिश रच करके आप मेरे शरीर को मार सकेंगे, मेरे विचार को नहीं मार पाएंगे। निसंदेह मैं भी डरा हूँ, लेकिन डर का कारण यह नहीं है कि मैं मर जाऊंगा या कोई मारना मुझे चाहते हैं। डर का कारण ये है कि आप मुझे काम करने से रास्ते से हटा रहे हैं। यह दुखद बात है। इसलिए आज एक गौतम कृष्ण नहीं, हजारों गौतम कृष्ण पटना हमारे जैसे भाई बन के आए हैं। यही कहूंगा, कृष्ण को मारे नहीं, हजारों गौतम कृष्ण हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप भी सोचें कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, इसलिए मार करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, साजिश रच के भी कुछ नहीं मिलेगा। मुझे एक बार काम करने का मौका दें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको भी मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।